हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पहले चैप्टर का एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि प्रकाश किरण की एक माध्यम से दूसरे माध्यम, हमने मान लिया ये कोई पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का विचलन हो रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यह दो प्रकार से हो सकता है। यदि हमने मान लिया कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम का मतलब जैसे हमने मान लिया वायु का माध्यम विरल है सघन माध्यम की सापेक्ष, तो सघन माध्यम अब वायु की अपेक्षा हम मान लेते हैं जैसे कांच सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम हो गया ये, जैसे वायु से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब खिंचा हुआ है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि कोई प्रकाश की किरण, ये मान लिया सघन माध्यम ऊपर की ओर है यानी कांच, और विरल माध्यम मान लें इसको, ये वायु मान लिया। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अभिलंब है। अब परिभाषाएं इसकी देख लेते हैं कि ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर दर्पण के सीमा पृष्ठों के सापेक्ष, यानी जो माध्यम दिए हैं माध्यमों के सीमा पृष्ठ के सापेक्ष खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये आपका हो गया अभिलंब, और चाहे नीचे की ओर कहें कि ये हमारा हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कहलाता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, क्योंकि हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अब यहां पर समझते हैं कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस स्थिति में हम देखें ये है I और ये है R। अगर ये इस दिशा में जाती यानी अपने मार्ग से विचलित ना होती तो अगर इतना कोण होता तो I और R बराबर होता, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर ये स्थिति देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इस स्थिति में ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण। अब यहाँ पर जो R वाला कोण है वो बड़ा होता है किससे, आपतन कोण से। अपवर्तन के अगर हम नियम देखें तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के दो नियम बताए गए हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही
तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहा गया है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, दो माध्यम है और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या को कहते हैं साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण है I और अपवर्तन कोण है R। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये 1 बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R। 1 से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखा हुआ है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला देख रहे हैं, यदि प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरे तो कह रहा है अपवर्तन कोण कितना होगा। तो अगर हम देखें कोई प्रकाश की किरण है जो दोनों माध्यम यानी दो माध्यम दिए गए हैं, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरे तो ये अभिलंबवत प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरे तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि यही अभिलंब है और यही क्या है, आपतित किरण। तो अगर प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरे, इस स्थिति में आपतन कोण का अगर हम मान निकालें तो आपतन कोण परिभाषा क्या होती है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण का मतलब जो पहले माध्यम में चल रही, तो यही पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण है। अभी हम बताए थे कि आपतन कोण होता है ये I, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण। अब अभिलंब भी यही है और आपतित किरण, ये जो आपतित किरण थी ये कहाँ आ गई है, लंबवत। तो इन दोनों रेखाओं के बीच बना हुआ कोण कितना है, 0, क्योंकि अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है। तो आपतन कोण हो गया 0। अब कह रहा है कि अपवर्तन कोण कितना होगा। तो अभी हमने स्नेल का नियम पढ़ा है कि चूंकि n बराबर होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हम देखें I का मान हमको दिया है तो n इंटू साइन I की जगह पर 0 रख देंगे और बटे में है साइन R, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n इंटू साइन R और बराबर हो गया साइन 0 की गुणा 1 से होगी और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। n किसी का 0 हो नहीं सकता, अपवर्तनांक किसी माध्यम का शून्य नहीं हो सकता। तो यहां से साइन R बराबर लिख सकते हैं 0, ये साइन 0 1। अब ये साइन और साइन कट गया तो R बराबर कितना आ गया, 0। R क्या होता है, ये आपतन कोण I था और अपवर्तन कोण R होता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण। और कोण कितना आ गया, 0। हम देख रहे हैं 0 आ जाने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरेगी तो वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अर्थात अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों एक ही बन जाएंगी तो दोनों के बीच बनने वाला अपवर्तन कोण क्या होगा, उस स्थिति में 0 डिग्री होगा। यानी जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरेगी तो वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, यानी पहले माध्यम में
अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, यानी पहले माध्यम और दूसरे माध्यम, उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अगर पहला माध्यम हमको दिया गया हो वायु यानी एयर माध्यम और दूसरा माध्यम दिया गया हो कांच, तो हम इसको क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, पहला माध्यम है वायु यानी वायु में प्रकाश की चाल और बटे में हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि दूसरा माध्यम हमारे पास है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तन का कारण देखेंगे तो अपवर्तन का कारण क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर प्रकाश की चलेगी तो वायु में अगर चलेगी तो उसकी जो चाल होगी अलग, और वायु के बाद जब वो कांच में जाएगी, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये वायु है और ये कांच, तो कह रहा है अपवर्तन का कारण। तो जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी और कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल में परिवर्तन के कारण ये जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही है अपवर्तन का कारण। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। जब प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, तो ये कोई प्रकाश की किरण है और ये अभिलंब है, ये दूसरे माध्यम में जा रही, ये मान लिया वायु का माध्यम और ये कांच का माध्यम, ये I होगा और ये R। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है, यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, तो स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है sin I बटे sin R। ये समीकरण 1 डाल दिया। इसी को मान लिया यहाँ पर कोई दर्पण लगा हुआ है, तो अब यही प्रकाश की किरण इस दिशा में जाने लगेगी। इस स्थिति में इसके विपरीत यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, अब कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जाती है, तब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अगर कांच से वायु में जा रही है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अब आपतन कोण आपका हो जाएगा R और अपवर्तन कोण होगा I। ये डाल दिया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों की गुणा कर दें ANG और GNA, तो बराबर ANG का मान है sin I बटे sin R और गुणे इसका मान है sin R बटे sin I। sin R से sin R कट गया, sin I से sin I कट गया, बराबर आ गया 1। तो ANG और गुणे GNA ये बराबर हो गया 1। यहां से फार्मूला क्या निकल के आता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। इस पर आधारित एक बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि जैसे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 3/2। वो था 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2। फार्मूले मान रखेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु है एयर और जल होता है वाटर,
तो वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। तो कह रहा है कि जल के सापेक्ष यानी वाटर के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसका मान निकालिए WNA का। तो यही अभी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में पढ़े कि WNA मान निकालना है, तो ये फार्मूला होता है 1/AN W, इनको अपोजिट कर सकते हैं, और AN W का मान हमको दिया गया है 4/3। ये जो 3 है वो चला जाएगा ऊपर साइड में, यानी यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 3/4 होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल दी गई 3×10⁸ मीटर/सेकंड और जल में प्रकाश की चाल दी गई है 2.25×10⁸ मीटर/सेकंड। तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अभी हम पढ़े हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फार्मूला है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वाटर का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अभी फार्मूला पीछे आया था, यानी वायु में प्रकाश की चाल, वायु के सापेक्ष जल में प्रकाश का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश यानी जल में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। मान रख देंगे दोनों का। तो वायु में प्रकाश की चाल दी गई है 3×10⁸ मीटर/सेकंड और जल में प्रकाश की चाल दी गई है 2.25×10⁸ मीटर/सेकंड। 10⁸ कट जाएगा, 3 ऐसे ही रहा, बटे में है 2.25, दशमलव हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे। अगर हम काटे तो 25 9 और 25 12 बार में 300, फिर से काट दें 3 3 9 और 3 चक्कू 12, यानी मान आ गया 4/3। 3 से भाग करें तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 और ये लगातार आता जाएगा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया 1.33। क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः है 4/3 और वायु के सापेक्ष ही कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक है 3/2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। नियम क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर विभिन्न माध्यमों से होती हुई पुनः उसी माध्यम में पहुंच जाती है, यानी पहले माध्यम में, जैसे अगर मान ले इस प्रकार से और फिर से ये कोई दूसरा माध्यम, ये कोई तीसरा माध्यम और फिर से वो पहले माध्यम से पहुंच जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर विभिन्न माध्यमों में होती हुई पहले माध्यम में पहुंचती है तो फार्मूला होता है 1×2n3 3n1। पहले माध्यम से चलकर पहले माध्यम में पहुंचती है तो सभी के अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। अगर पहला माध्यम मान ले एयर का, दूसरा मान ले हम कांच का और तीसरा माध्यम मान ले जल का, तो ANG दूसरा माध्यम है GNW और WNA बराबर 1। तो यहाँ से फार्मूला जो निकलता है, जब कभी हमको मान दिए गए होते निकालना होता है, मान निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो फार्मूला हो जाएगा ANW, यानी वायु के सापेक्ष पहले लेंगे W और बटे वायु के सापेक्ष ही लेंगे G, जो इसमें माध्यम नहीं दिया गया होगा। तो वायु के सापेक्ष ये लेंगे, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और बटे में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये अगर निकालना चाहे तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है WNG का मान निकालना है, WNG, और ये अपोजिट दिया है, तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में आप फार्मूला पढ़े हैं 1 ये हो जाता है WNG। तो जो मान हमको ना दिया गया हो वो वहां से वैसे निकाल सकते हैं अगर उस फार्मूले से निकालना चाहें तो। इसका मान रख देंगे तो ये दिया गया है 3/2 और टोटल बटे ANW का मान है 4/3। बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो 9 और भीतर भीतर की गुणा तो 4 दूनी 8, यानी इसका मान आ जाएगा 9/8।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, जहां पर उन्हें दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना कतई ना भूलें। थैंक यू।